हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विज 20। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कि ये जो SI है, जो बिहार का SI दरोगा का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन में टोटल अप्रोक्स हर साल 20 क्वेश्चन मैथ या फिर रीजनिंग दोनों के होते हैं। तो होता क्या है कि बच्चे लोग डरते हैं मैथ से। बहुत लोग डरते हैं कि हमें मैथ नहीं आता, हमने बचपन में पढ़ा नहीं, हमने सही से बनाया नहीं मैथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ बहुत बड़ा मैथ नहीं पूछते आपसे 11th 12th का, आपसे बेसिक मैथ 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास, इससे ज़्यादा और मेंसुरेशन वगैरह 9th 10th का तो बस इतना ही पूछते हैं। ठीक है, तो मैथ को रटने की कोशिश नहीं करें, मैथ रटने की चीज़ नहीं है। बस क्वेश्चन को देखें, ऑब्जर्व करें क्या पूछ रहा है। ठीक है, और हो सके जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप उसको नोट डाउन करें, उसका फिगर बनाएं। ठीक है, तो आपको काफ़ी चीज़ें 80 से 90% सवाल से क्लियर हो जाता है। आपको अपने तरफ से बस 10% देना होता है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने होते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है, और कभी कभी उसके फार्मूले वगैरह याद करने पड़ते हैं। तो फार्मूला वगैरह आप याद करके एक दो बार सवाल बना लोगे तो वो आपको याद हो जाता है। हम लोग का जो भी बचपन से पढ़े हैं वही सब याद है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक मैथ है, हम लोग जो बचपन में पढ़े हैं वही अभी भी आता है। तो मैथ की खासियत ये है कि आपको ये रटना नहीं पड़ता। हिस्ट्री ज्योग्राफी आज पढ़ोगे, 3 महीने बाद पूछूंगा, आधे सही बताओगे, आधे बोलोगे भूल गए, हमको रिवीजन करना पड़ेगा। मैथ में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आपने बना लिया, एक बार सही से कर लिया तो कर लिया, आपको हमेशा ये याद रहता है। तो अभी क्या है कि टाइम कम है, तो हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके हम सवाल एक दो तीन ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर आपको मास्टरी करनी है उसमें, अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से बना सकते हो, नहीं है तो अभी 2 3 क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट पे करेंगे। ठीक है, तो ये क्विज 20 ऐप है। इसमें मॉक टेस्ट हमने डाले हैं, 2 मॉक टेस्ट हैं SI मेंस के लिए। 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 मॉक टेस्ट हैं, हम उसमें से मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, ये पहला वीडियो है, दूसरा आएगा दूसरे वाले, क्योंकि मैथ का ऐप में थोड़ा समझाना मुश्किल है। हिस्ट्री वगैरह में तो क्या लिख देंगे कि ये हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, 1947 में ऐसा हुआ था, कांग्रेस का सेशन इस साल में हुआ था वगैरह वगैरह। बट मैथ में लिखना उतना मेरे हिसाब से उतना हेल्पफुल नहीं है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता चल जाएगा कि उतना अच्छा नहीं हुआ वीडियो बनाने में, बट ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, सभी क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हैं, तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो रीजनिंग वाले सवाल है ना, ये बहुत आसान होते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। गेम इस तरह से लिखते हैं, बेड को इस तरह से लिखते हैं, तो मेड को कैसे लिखेंगे। तो हम इसमें खोज लेंगे एम कहाँ है, ये एम मतलब थर्ड लेटर स्टार, ए कहाँ है। आप सीधा ना ऑप्शन में टिक करने मत चले जाना, एक और ना यहाँ पे लिख लेना आराम से। ठीक है, मेड, अब एम को खोजो, थर्ड स्टार। इसमें क्या होता है कि सभी एक ही जैसा लगता है, स्टार डिवाइड मतलब, है ना। और एग्जाम में तो आपके ऊपर ऐसे प्रेशर होता है, तो आप थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा, 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, बट सही करना है सवाल। सही करने से कॉन्फिडेंस भी आता है और रिजल्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, ए सेकंड नंबर पर है, डिवाइड, फिर डी इधर देखो, इसके लास्ट में डी क्या है लास्ट में, ये, और क्या बच गया ई। तो आप ई कहीं से भी देख लो, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, तो परसेंटेज, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब सी आंसर है। ठीक है, ये चीज़ हिंदी में भी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही सेट है। गेम को ऐसे लिख सकते हैं, बेड को ऐसे लिख सकते हैं, तो मेड को कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन पे है। एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पहले स्क्वायर क्या होता है पता है, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड बराबर होता है, इसका एंगल 90 डिग्री होता है चारों, और ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, वो भी 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट मतलब इधर और इधर दोनों बराबर होगा। अगर ये 8 है इसका विकर्ण, तो इधर 4 होगा, इधर 4 होगा। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल, वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात है। एक वर्ग ये हो गया। ठीक है, अब ये इसका विकर्ण हो गया डायगोनल, तो अब इस पे एक डायगोनल एक स्क्वायर बना दिया इस तरह से।
ठीक है। तो बोल रहा है इसका जो एरिया है, मान लो एरिया 1 है, और इसका जो एरिया है एरिया 2, दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, यही बताना है। तो हम स्क्वायर में मान लेते हैं कि साइड ए है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये साइड ए होगा तो ये भी ए होगा। इस साइड का इस स्क्वायर का एरिया तो आसानी से निकल जाएगा, ए स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इतना तो पता होगा ना, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है, ये सब तो सबको होना चाहिए, तो बेसिक है। ठीक है, इसका डायगोनल क्या होता है, √2a। डायगोनल कैसे आता है, ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है, ये है। तो पाइथागोरस भैया क्या बोल के गए थे, ऐसा कुछ हो तो अंदर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का अंदर रूट ए हो जाएगा और अंदर रूट 2, तो a√2। फिर आपको ये याद भी होगा, डायगोनल √2 है या फिर a√2 होता है। ठीक है, अब इस स्क्वायर पे फोकस करो, इसका एक साइड क्या है, a√2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a√2 इंटू a√2, मतलब ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। 1:2 आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो आपको अगर ये क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आपको किसी और सब्जेक्ट का करना है, जो भी जीएस वगैरह में पूछे जाते हैं, तो आप इस ऐप पर जाकर आराम से सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो, इंग्लिश नहीं दोनों में, और बिल्कुल भी फ्री है। ठीक है, इसका लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, आप नहीं तो अगर आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप ये सर्च कर सकते हो क्वेश्चन, और आप ये डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर, नेक्स्ट फिर से मेंसुरेशन पे है। रूम है, रेक्टेंगुलर शेप है, और इसका छत है, जो नॉर्मल हम लोग का रूम होता है, घर होता है, तो उसका कुछ डायमेंशन दिया हुआ है। 10 मीटर इसका चौड़ाई है, 13 मीटर लंबाई है। ठीक है, अब रूम है तो रूम तो 3D में होगा, क्यूबॉइड होगा। ठीक है, सही से नहीं बन पाया बट ठीक है। और इसकी जो हाइट है, अब इसको 10 मान लेते हैं, ये विड्थ है, और इसकी जो हाइट है ये 5 मीटर है, ये सवाल में दिया हुआ है। 10 मीटर चौड़ा, 13 मीटर लंबा और 5 मीटर ऊंचा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इट इज पेंटेड इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर दोनों साइड पेंट करना है दीवार को। और और क्या दिया है, फर्श भी पेंट करना है, छत पर पेंट नहीं करना है, ये वाला एरिया पेंट नहीं करना। ठीक है, छत पर पेंट नहीं करना, आपको ये एरिया पेंट करना है, ये फर्श पेंट करना है, ये दीवार पेंट करना है। कितने दीवार होते हैं रूम में, 4 दीवार, तीसरा और चौथा जो ये फ्रंट पे दिख रहा है। ठीक है, तो 4 दीवार हो गए, 4 दीवार हो गए। तो आपको एक एक फॉर्मूला आपको पता होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × H L + B। ये वैसे निकल जाएगा बट आपको ये याद रखने में ही अच्छा है, आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूला होता है 2 × H × L + B। इससे क्या आ जाएगा, चारों दीवार का एरिया आ जाएगा। अब हम पेंट करते हैं, तो पेंट कहाँ पे करें, एरिया दीवार पे करेंगे, तो जितना दीवार का एरिया होगा उतना ही तो पेंट लगेगा हमको। ठीक है, उतना ही तो एरिया पेंट करना है। तो ये 4 दीवार का हो गया, और फर्श भी तो करना था, छत नहीं करना लेकिन फर्श तो करना है, तो फर्श का एरिया अलग से निकालना पड़ेगा। तो फर्श का एरिया कैसे आएगा, ये 13 है, ये 10 है, तो एक आयत है या रेक्टेंगल है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये 13 × 10 हो गया, 130 मीटर स्क्वायर। तो सिर्फ फर्श का एरिया हो गया। ठीक है, बाकी बचा दीवार। तो आपको इसका फार्मूला पता चल गया, ये हो गया 2 × 5, लंबाई कितना है 13, चौड़ाई कितना है 10, तो 13 + 10 23, 23 × 10 230। तो ध्यान से देखो, 230 एक साइड का है, बोला है क्वेश्चन में इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर दोनों, तो इसका जस्ट डबल कर देंगे। भैया जितना दीवार का अंदर में एरिया है उतना ही तो बाहर में होगा, ये कितना हो गया 460, और फर्श का कितना था 130, दोनों को जोड़ दो 590। छत तो करना नहीं है, ये तो खाली रहेगा। नेक्स्ट है, अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो इसमें
प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लो हम दुकानदार हैं, हम कोई चीज़ खरीद के लाए 100 रुपये में, ठीक है, ये मेरा हो गया सीपी, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो ये मेरा सीपी हो गया। अब हम इसको लॉस पे तो बेचेंगे नहीं क्योंकि हम दुकानदार हैं। हम बोलेंगे उनको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कितना भी बेचेंगे। 100 में लाए थे, 100 का 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 20 रुपया प्रॉफिट चाहिए हमको, 20 रुपया कमाना है एक सामान पे, तो हम इसको 120 में बेच देंगे। सिंपल है ये। अभी तक तो इतना पता ही चल गया होगा। अगर कभी मतलब लॉस में तो हम नहीं बेचेंगे, बट मान लो कि मेरा कोई सामान ख़राब हो गया, मेरा है कि चलो भाई जो भी आ जाए, जो भी मिल जाए हमको, या फिर अगर हम कोई कार बेच रहे हैं 2 साल बाद बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितने भी कर दे तो उससे कम पे बेचेंगे, क्योंकि कोई नहीं लेगा वो सब चीज़। तो उसको कुछ लॉस में बेचेंगे, मान लो 10% लॉस में बेच रहे हैं, तब 100 में लाए थे, इसका 10% कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। इसलिए परसेंटेज वगैरह का सवाल मोस्टली 100 मान के लोग चलते हैं ताकि कट जाए। 100 माइनस 10 90 हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट, सीपी प्लस सीपी का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी है इक्वल टू एसपी, बस इतना ही करना है। सिंपल सीपी प्लस प्रॉफिट या लॉस इक्वल टू एसपी। अब हम सीपी माइनस एल नहीं बोलेंगे, एल मतलब लॉस, क्योंकि लॉस है तो ऑब्वियसली हम माइनस में लेके चलेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही हर जगह लगाना है, कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान। तो बोल रहा है 1920 रुपया प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग इन आर्टिकल फॉर 1920 इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस इन, जितना 1280 भी बेचे, ठीक है, कुछ लॉस हो गया L%, तो बोल रहा है 1920 रुपया में उसको बेचने पर उतना ही हमको लाभ होता है, कितना, जितना लॉस हुआ था, तो L% लाभ हुआ। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम कितना रुपये में उसको बेचें जो कि 25% प्रॉफिट हो। हिंदी वाला सवाल भी देख लेते हैं। 1920 रुपये में बेचने पर, खैर इसका आंसर गलती है, इस पर ध्यान मत देना। तो 1920 रुपये में बेचने पर 1280 रुपये में बेचने पर, दोनों में जो लाभ और हानि है वो बराबर है, तो 25% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो ऐसे सवाल में नॉर्मली सीपी नहीं दिया हुआ है तो हम सीपी मान लेते हैं एक्स से, ठीक है, क्योंकि हमको एसपी निकालना है, किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ये तो निकालना है, और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो सीपी ये तो नहीं दिया हुआ है, सीपी मान लेते हैं एक्स से। तो एसपी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स का 25%। अब ये सब सवाल जल्दी से करने के लिए हमको इसका इतना पता होना चाहिए कि अगर 25% है तो हम इसको सीधा सीधा 1.25x लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 20% है तो 1.20x। अगर मान लो लॉस में 20% है तो 0.8x, क्योंकि x माइनस एक्स का 20% कितना हो गया, 1/5, 5x माइनस 4x अपॉन 5, मतलब 0.8x। ये सब सवाल ना फिर जल्दी जल्दी बनने लगेगा, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है जल्दी तो कोई नहीं, 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन अब सवाल सही करो। तो अभी हमको सीपी निकालना है, कैसे निकलेगा, सीपी एक बार निकल गया एक्स ना, तो एसपी तो तुरंत आ जाएगा 1.25x, लेकिन मैंने सीपी निकालना। तो बोल रहा है 1920 में बेचेंगे और 1280 में बेचेंगे, ठीक है। इस पर कुछ प्रॉफिट होगा, इस पर कुछ लॉस होगा, तो हम एक्स प्लस एक्स का प्रॉफिट परसेंट, तो P% मान लो, ठीक है, इक्वल टू 1920। अगली बार क्या हुआ था, लॉस हुआ था, एक्स माइनस एक्स का P%। पी क्या है, कुछ भी जो भी उसको लॉस हुआ या हानि हुआ, ठीक है। तो पहले केस में प्रॉफिट हुआ था P%, दूसरे केस में लॉस हुआ P%, इक्वल टू 1280। अब भाई कम में बेचोगे तो लॉस ही होगा ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये चीज़ जो है कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x इक्वल टू 10 कितना का 1920 और 80 2000, 2000 प्लस 1200 3200, एक्स कितना आ गया 1600, ठीक है। आपको पी से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक्स से मतलब, एक्स मतलब 1600 और एक्स क्या है, सी पी क्रय मूल्य, ठीक है। एस पी क्या हो जाएगा, इसको 1.25 से गुना कर देंगे, 1.25 से गुना करोगे तो ये 2000 आएगा, ठीक है। नहीं गुना करना है 1.25 से, तो 1600
इस पर 25% प्रॉफिट करा दो, ठीक है। तो 1/4 400, 1600 + 400 कितना हो गया, 2000, 2000 हो गया आंसर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। अब है ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन का लंबाई बताने का भी, कभी प्लेटफॉर्म का लेंथ बताना है, कभी स्पीड बताना है, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब ट्रेन एक आदमी को पार कर रहा है, ठीक है, तो ट्रेन का इंजन अभी यहाँ पर है, ओके। मान लो ट्रेन का लंबाई कुछ L मीटर है, अभी ट्रेन का इंजन यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या ये ट्रेन क्रॉस कर गया? मान लो ट्रेन यहाँ पर था, अभी अभी यहाँ पर आ गया ट्रेन, ठीक है। इंजन यहाँ पर था, अभी यहाँ पर आ गया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये इस आदमी को क्रॉस कर गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेन तो अभी भी यहाँ पर है। तो ट्रेन जब तक यहाँ यहाँ चलते चलते जब तक उसका लास्ट बोगी यहाँ पर नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ये आदमी को क्रॉस कर गया है। ये सबसे मेन चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, इस कॉन्सेप्ट का। तो अभी ट्रेन का लेंथ L है, तो यहाँ पर इंजन था, अभी यहाँ पर इंजन हो गया, तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर लास्ट बोगी था, अभी यहाँ पर लास्ट बोगी। तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, उतना फिगर हम सही से नहीं बना पा रहे, लेकिन ये ट्रेन अपनी लंबाई का, जब जितना उसका लंबाई था उतना ही दूरी वो तय किया, तब जाके इस आदमी को क्रॉस कर पाया। तो आप ध्यान देना कि जब भी छोटा चीज़ जिसका कोई ट्रेन के रिलेटिव में उसका कोई मतलब नहीं है, कोई खरा आदमी हो या फिर पोल हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल या जो भी पोल हो, मतलब जो बहुत छोटा है ट्रेन के सामने, तो उसको पार करने में ट्रेन क्या करता है, जितना भी ट्रेन का लंबाई है उतना डिस्टेंस कवर करता है। अगर मान लो 100 मीटर है ट्रेन का लंबाई, तो ट्रेन 100 मीटर दूरी करेगा तय, तभी इस आदमी को क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। तो ये सवाल में देता है ताकि आप ट्रेन का लंबाई निकाल सको। तो ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर/आवर। अब यहाँ पर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्यों? क्योंकि बाकी सब चीज़ मीटर और सेकंड में ही दिया हुआ है, मीटर में ऑप्शन दिया है और सेकंड में ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बेसिक है 54 को 5/18 से गुना कर देंगे। तो आप अब बोलोगे भैया 5/18 से क्यों गुना करना है? उसका भी नियम है। हम क्या कर रहे हैं, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600। बोलोगे क्या हम रट के रखें 3600? नहीं। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 60 × 60 कितना होगा? 3600, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये तो पता है। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो इसको जब कटम पेटी करोगे तो ऊपर 5 और नीचे 18 आता है, ठीक है। इसलिए हम जब भी किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम इसका रिवर्स, जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो उल्टा, मतलब 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये बेसिक है। तो गुना कर देते हैं 5/18 से, 54 गुना 5/18, 3, मतलब 15 मीटर पर सेकंड। तो आप देखोगे कि 54 इसलिए दिया होता ताकि आराम से कट जाए, ठीक है। तो ये ट्रेन का स्पीड आ गया। और अभी आपको बताए थे कि ये जब किसी आदमी को क्रॉस करता है, मतलब वो खुद का लंबाई जितना डिस्टेंस तय करता है, तो 20 सेकंड उसको टाइम लग रहा है इस आदमी को क्रॉस करने में। तो आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसमें आपको एक फार्मूला होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं हिंदी में, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। देखो अब इसी को घुमा फिरा के 3 फार्मूला बना देंगे, हम बोलेंगे तीनों याद रखो, बट ऐसा नहीं है, कोई भी आप एक याद रख लो। समय गुना चाल इक्वल टू दूरी, इसी को इधर लेते आओ, ठीक है। अब एक बार बोल देंगे, इसको नीचे ले जाओ, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो ऐसा नहीं करना, एक कोई भी याद रख लो। तो हम नॉर्मली ये याद रखते हैं, फिर हम तो याद नहीं रखते, हमको इतना पता है, बट आपको एक याद रखना तो ये याद रख सकते हो।
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी हमको डिस्टेंस पता है क्या, ट्रेन का लंबाई, ट्रेन का लंबाई पता है क्या, नहीं पता। टाइम पता है क्या, 20 सेकंड पता है, हम रख दिए यहाँ पे 20 सेकंड। स्पीड पता है क्या, पता है 15 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस आ जाएगा क्या, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे, 20 × 15 कितना हो गया 300। ये 300 क्या है, ये एक आदमी को क्रॉस किया है। तो 300 ट्रेन का लेंथ एल, तो ट्रेन का लेंथ हमको पता चल गया 300 मीटर। ओके, इसको मिटा देते हैं, स्पीड याद रखना 15 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं। ट्रेन की लंबाई 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर, ठीक है। अभी क्या है कि प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करता है। अब एक प्लेटफॉर्म है, अब एक आदमी था, तो जब आदमी को क्रॉस किया तो ट्रेन खुद का लंबाई क्रॉस किया। अभी प्लेटफॉर्म है, ये तो बड़ा है ना, ये तो काफ़ी बड़ा है, ये तो कहीं के मतलब प्लेटफॉर्म तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा ट्रेन से, ताकि ट्रेन यहाँ पर आके आराम से लग सके। खैर चलो जो भी है, तो मतलब ये नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है। आपको इसका लंबाई जो है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसका लंबाई एल है और ट्रेन 300 मीटर है ये। तो जब आप देखें कि ट्रेन एक खड़े आदमी को पार करने के लिए खुद का डिस्टेंस, खुद का लंबाई तय करता है, तो एक प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए भी तो खुद का तो करेगा ही ना, खुद का करेगा प्लस ये जो लंबाई है ये भी तय करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 प्लस एल, ये जो दूरी है, डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है प्लेटफॉर्म का, इतना डिस्टेंस तय करेगा, तभी हम बोलेंगे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर गया है, ठीक है। ट्रेन यहाँ तक था, अभी ट्रेन यहाँ पर रहेगा और इसका लास्ट लोग यहाँ पर रहेगा, ये जो एल लेंथ और ये जो ट्रेन का लेंथ, तभी हम बोलेंगे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर गया है। तो अभी हमको डिस्टेंस इतना पता है, स्पीड ट्रेन का पता है 15 मीटर पर सेकंड, और हमको टाइम भी पता है 36 सेकंड। बोलोगे आपको तो सब कुछ पता ही है, तो निकालना क्या है, हमको ये एल निकालना है। तो अभी एक फॉर्मूला लिखे थे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस क्या है 300 प्लस एल अपॉन टाइम, टाइम क्या है 36, स्पीड क्या है 15, तो 300 प्लस एल और 36 × 15 कितना हो गया 36×5 180 और 36 540, एल क्या आ गया 240। एल क्या था प्लेटफॉर्म का लेंथ, 240 मीटर है, क्या है आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है इसमें, ये कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रेन है ना वो जब पास करता है किसी चीज़ को, तो ट्रेन जो खुद का लेंथ है वो पूरा क्रॉस करता है, तभी उसको बोलेंगे क्रॉस किया है। तो जब आदमी खड़ा था तो इसका तो कोई लेंथ नहीं है, छोटा सा कुछ है, तो उसको हम इग्नोर कर देते, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है ये तो काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम इग्नोर नहीं करते। ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल तो इस पर तो दिया नहीं हुआ, क्या चलो कोई नहीं, आप ऐप डाउनलोड कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब है नेक्स्ट है वर्क एंड टाइम। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट या डिस्क्रिप्शन में, मतलब कहीं भी डाल देंगे। तो वर्क एंड टाइम है, हम बोल ही रहे थे कि हम ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, सब नहीं मतलब जितना पूछते हैं एग्जाम में उतना तो कर ही लेंगे। तो छठा सवाल है वर्क एंड टाइम का, समय और दूरी, समय और दूरी नहीं, वर्क एंड टाइम समय और काम। तो समय और काम बेसिकली आपका जब आप बचपन में पढ़ते थे यूनिटरी मेथड, जिसको एक एक नियम बोलते थे, उसमें क्या पढ़ते थे 12 केले का दाम 60 रुपया है, तो एक केले का दाम निकालते थे पहले 5, फिर आपसे हम पूछते थे कि 5 केले का दाम बताओ, तो आप 5 × 5 करते थे, तो ये 25 आ जाता था। इसी तरह वर्क एंड टाइम में भी करते हैं कि मान बोलते हैं 5 दिन में एक काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/5। तो समय और काम में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको एक दिन में कितना काम किया ये निकालना है, सबसे पहले यही करना है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो सवाल पढ़ लेते हैं। ये जो है कि रेलवे ट्रैक बिछाता है, हमको नहीं मतलब कुछ भी बिछाए,
हम उसको एज ए काम लेते हैं, ठीक है। तो ये 16 दिन में एक काम करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए 16 बी 12। हम देखे भी नहीं क्या पूछा है आगे, हम बोल दिए एक दिन में 1/16 करेगा, बी एक दिन में 1/12 करेगा, सॉर्टेड। अब है कि सी 4 दिन में, क्या सी 4 दिन में करा? नहीं, विथ हेल्प ऑफ सी, सी की सहायता से उन्होंने कार्य केवल 4 दिनों में पूरा कर लिया। किन्होंने? ए और बी दोनों ने। तो जब ए और बी और सी दोनों तीनों को मिलाते हैं तो ये काम 4 दिन में हो जाता है। ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4। अब अगर 4 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में 1/4 4 काम कर रहा होगा तीनों मिलके। और ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर रहा है एक दिन में? 1/16 प्लस 1/12। अब 1/16 प्लस 1/12 इतना तो आप लोग कर लेंगे, बट अगर नहीं भी आता है तो ये भी हम बता देते हैं भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम। एलसीएम निकालने नहीं बताएंगे, ठीक है। तो लघुत्तम निकालेंगे तो 48 आएगा। तो इसको फिर इससे डिवाइड करेंगे, 16 से 48 3 बार में कटेगा। और अगर ऊपर मान लो यहाँ पर 2 होता तो हम उससे गुना करते, 3 × 2 6 लिखते फिर प्लस करते, बट नहीं, यहाँ पर 1 है तो 3:1 प्लस 12 से डिवाइड करेंगे 4 4 ऊपर क्या है 1 है 4:1, ठीक है। तो 3 + 4 कितना हो गया? 7 प्लस 7/48। ये ए और बी मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं। ए और बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं। तो आप बता सकते हो कि सिर्फ सी एक दिन में कितना काम करेगा? बिल्कुल बता सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, क्या बचेगा? सी ही तो बचेगा। तो 7/48 माइनस 1/4। अभी हम जैसे भिन्न का जोड़ बताएं वैसे आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, घटाव भी कर सकते हो। एलसीएम निकालेंगे 48 आएगा, तो ये तो कुछ होगा नहीं, 7 ही हो जाएगा। उल्टा हो गया, 1/4 माइनस करना था 7/48, ठीक है। अब ठीक है, 48 4 से 12 माइनस 7 = 5/48। तो ये ए बी सी तीनों मिलके था, ये सिर्फ ए और बी मिलके था, ठीक है। दोनों को घटा दिए तो किसका आएगा? सिर्फ सी का आएगा। ये सी एक दिन में इतना काम करता है। तो पूछा कि सी पूरा कार्य करने में अकेले सी को कितना समय लगेगा। तो अगर एक दिन में इतना काम करता है, चलो अगर बोलेंगे आपको कि हम आप एक दिन में 5 काम करते हो, तो 5 दिन में कितना काम करोगे? 25 काम करोगे। तो अगर ये एक दिन में इतना काम करता है तो एक काम को करने में कितना दिन लगेगा? जस्ट इसका उल्टा लिख देना है, 48/5। कैसे है वो भी बता देते हैं। जैसे मान लो कि 2 काम कर रहा है वो एक दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा? ओके, एक काम कर रहा है वो 5 दिन में, ठीक है। तो 5 दिन में कितना करेगा? 25 काम, × 5 कर दिए। वैसे ही जब यहाँ एक दिन में 5/48 काम कर रहा है, 2 दिन में इसका जस्ट डबल करेगा, 3 दिन में इसका ट्रिपल करेगा, 4 दिन में 4 गुना कर देंगे। जब हम 48/5 करेंगे तो टोटल कितना काम करेगा वो? एक काम करेगा। ये निकालना है एक आगे, इसलिए हम सिंपल एक दिन का निकालते हैं। एक दिन का निकाले, इसको रिवर्स कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, तो वो उतना दिन उसको लग जाएगा काम करने में, ठीक है। तो अभी तक 6 कॉन्सेप्ट मतलब 5 कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। ये है ब्लड रिलेशन। इसमें आपको क्या करना है कि आपको खुद अपने जगह पर रख के देखना है, ठीक है। ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन है, और दूसरा है कि आप अपने आप को खुद पे रख के देखो और उसके बाद आप देख लो कि कौन भाभी लग रही है, कौन क्या लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो देखो ये आप क्विज 20 ऐप पर आप मेंस का ये क्वेश्चन नीचे आएगा, तो मॉक टेस्ट वहाँ पर 2 मॉक टेस्ट दिया हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो असाइनमेंट्स के लिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, फ्री है। अब देखो फिर से आ गया रीजनिंग वाला। कोड लैंग्वेज, फास्टर को ऐसे लिख सकते हैं, मॉन्क को ऐसे लिख सकते हैं, तो गाइड को कैसे लिखेंगे?
तो पहला क्वेश्चन आपको याद होगा, उसमें सिंबल वगैरह था, तो हम ना बस देख लिए थे कि क्या देखे थे कि कौन सा स्टार है, कौन सा डिवाइड है, कौन सा परसेंटेज, इस तरह से, ठीक है। बट यहाँ नहीं है इस तरह से, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग क्या लगाना पड़ेगा आपको, A B C इस तरह जेड है, सबको आपका नंबर पता होना चाहिए, B 2 पे, C 3 पे, Z 26 पे, ठीक है। तो O कितना पे आएगा, 15 पे आएगा। R कितना पे आएगा, 18 पे आएगा। G कितना पे आएगा, 7 पे आएगा। S कितना पे आएगा, 19 पे आएगा। इस तरह X कितना पे आएगा, 24 पे आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर नहीं भी याद है तो कोई नहीं, आप जल्दी जल्दी, जितना जल्दी एग्जाम में हो सके इतना जल्दी आप इसका टेबल या फिर मतलब लिख लीजिए रफ में। लेकिन वो एक लिखने में तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे बेटर है कि याद रखना है। याद क्यों रखना है, क्योंकि हर एग्जाम में से 2-3 क्वेश्चन तो आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है। तो याद ही रख लीजिए, अच्छी बात, अच्छा रहेगा। तो अभी देखो कि फास्टर में इस तरह से दिया हुआ है, तो हम ना समझ नहीं पा रहे हैं कि एफ़ का सिर्फ इतना है या फिर एक है, तो थोड़ा टफ है। बट हम मॉन्क का देखेंगे, इसमें 4 लेटर है और यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो हम इसको आराम से 2 भाग में बांट देंगे, मतलब 2-2 करके। क्यों? क्योंकि एक एक का 3 तो नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो, ठीक है। एक हो सकता है या 2 हो सकता है। तो यहाँ पर 4 लेटर था, 8 लेटर है, 8 वाले को हम 2-2 करके मतलब बांट दिए। तो अब हम अपना वो करेंगे, M कितना नंबर पता है, 13, O कितना पता है, 15, N 14 पे होता है, K 11 पे होता है। तो ये तो दिख रहा है कि भैया ये +1 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इवन वाले पे +1 हो रहा है, ठीक है। अब ऑड वाले पे समझ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम ऑड का हमको नहीं पता अभी, सिर्फ इवन का पता चला है कि +1 करेंगे। ओके, अब हम फास्टर का यूज़ करेंगे। तो फास्टर, बट वही कि हम फास्टर में बता नहीं पाएंगे, ये 2 लेटर ये। तो अब हमको इवन का पता चल गया है कि +1 करना है, तो FASTER, ठीक है। एफ का क्या होगा, 6, ए का 1, एस का 19, टी का 20, ई का 5, आर का 18। तो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो इसमें +1 करना है, 21 और 18 का 19, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 है, एक नहीं, ये 2, ठीक है। तो 19 ये हो गया, 21 ये हो गया, और 2, एक का 2 है, ठीक है। हम इसको काट देते हैं। टी का 21 हो गया, ये वाला भी खत्म कर दो, आर का 19 हो गया, तो ये भी खत्म कर दो। 3 कैसे बच गए यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा ले लिया क्या, एक है ही नहीं शायद। तो ये 23 हो गया, फिर ये 9 हो गया, और पहला वाला 22 हो गया। अब हमको इसमें एक रिलेशन निकालना है, इवन वाला तो ये, ठीक है। जैसे इवन में देखे +1 था, बट ऑड में हमको कुछ ऐसा पता नहीं चला। तो अब जब पता नहीं चलता ना, तो अब थोड़ा और अपना दिमाग चलाओ। तो हमको रिवर्स करके देखना पड़ेगा। 26, जैसे कि 26 से देखोगे ना तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। 26 माइनस 6 कितना होगा, 20, 20 + 2 22। 26 माइनस 19 कितना होगा, 7, 7 + 2 9। 26 माइनस 5 कितना होगा, 21, 21 + 2 23। अब यहाँ पर भी आ जाता है, 26 माइनस 15 कितना होगा, 11, 11 + 2 13। 26 माइनस 14 कितना होगा, 12, 12 + 2 14। तो ऑड का क्या हो गया है, रिवर्स करना है, मतलब 26 माइनस जो भी नंबर है और +2। इवन में क्या करना है, सिंपल +1 करना है। ओके, तो निकालना किसका, गाइड, तो सबको मिटा देते हैं, गाइड का निकालते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आप बोलोगे कि आपको तो पता था कि 26 माइनस करेंगे, हमको नहीं पता था, हम इसलिए हम फास्टर का किए, हमको पता होता तो हम नहीं करते। फास्टर किए तब जाके हमको पता चला कि ऑड में हमको पैटर्न पता चल रहा है 26, क्योंकि नॉर्मली अब A से Z तक तो 26 ही होता है। तो आप उसका यूज़ करो 26। अगर नहीं कुछ सिंपल मिल रहा है तो आप थोड़ा दिमाग इधर उधर लगाओगे तो आपको वो भी पैटर्न दिखेगा।
अभी गाइड ऑड इवन, ऑड में क्या करना है, इवन में क्या करना है, इवन में +1 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबका नंबर लिख लेते हैं। G7 U20 STU21 I5, सॉरी आई का हो गया 9, D का 4, E का 5, ये बने ये बने, इसको 22 कर दो, इसको 5 कर दो, आपको दिखेगा 22 और 5 इसमें भी है, 22 और 5 इसमें भी है। तो इसको क्या करेंगे, 26 - 7 19, 19 + 2 21, 26 - 9 17, 17 + 2 19, 26 - 5 21, 21 2 23, तो 21 22 19 5 23, ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज, औसत। तो औसत का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको मान लो जैसे 5 नंबर का एवरेज निकालना है, फर्स्ट 5 नंबर का, तो आप सिंपल ऐसे करते हो, सबका सम करते हो अपन 5 कर देते हो, और इसको ले देते हो 3, 15/5 3, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि औसत आपको निकालने अगर इस तरह से आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो यही है औसत निकालना, कुछ भी नहीं है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है कि दिक्कत नहीं, मतलब अच्छी बात है कि अगर मान लो हमसे कोई पूछे कि फर्स्ट 5 नंबर का सम क्या है और बोल दे औसत 3 है, तो हम क्या करेंगे भैया, सिंपल है, इसको गुना कर देंगे, 5 × 3 15। हम बोलोगे है इतना कौन करेगा, हम जोड़ लेंगे, ठीक है भाई जोड़ लो। बोल देंगे इंडिया टीम का जो क्रिकेट टीम है उसमें 11 प्लेयर होते हैं, आपको इतना तो पता है क्रिकेट में 11 प्लेयर होता है। उसको बोल देंगे एवरेज प्लेयर, एवरेज एज मतलब औसत उम्र 30 साल है। तो अब सबका सम बताओ, ये कैसे बताओगे, उसमें तो आप जोड़ नहीं सकते ना, आपको तो नहीं पता कि बुमराह का एज कितना है, कोहली का एज कितना है, पता है तो अच्छी बात है, बट सारे प्लेयर का तो नहीं पता होगा। तो कहने का मतलब है कि आप नीचे 11 है, एवरेज 30 है, ये सम है, तो इसको गुना करोगे तो ये सम मिल जाएगा आपको, 13 × 11 मतलब 330। तो एवरेज में बस एक यही कॉन्सेप्ट है, अगर सबका सम पता है तो आप एवरेज निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, डिवाइड करके। हम बोलते हैं कि क्रिकेट टीम का सम, सबका एज का सम 330 है, तो आप इसको 11 से डिवाइड करते, बोलते भैया औसत 30 है। हम आपको बोले नहीं, हम तुमको बता रहे हैं औसत 30 है, हमको सम बता के दो। बोले ठीक है, 30 × 11 कर देंगे। हम बोले ठीक है, यही करना है। तो एवरेज जो है 30 साल, 30 लड़का का 16 साल दिया हुआ है, तो हम सबका सम बता देंगे, कितना हो जाएगा, 13 × 16 480, 480 480। अब क्या बोल रहा है कि हम शुरू में बोले थे क्या कि क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, आपको बस वो चीज़ करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होगा, क्या होगा, 30 × 16 करना पड़ेगा। अब ये कोई बात हुआ, ये कौन नहीं कर सकता है। अब 19 साल का लड़का एक ग्रुप, मतलब 19 साल का एक लड़का ग्रुप छोड़ दिया, तो हम इसमें से -19 कर देंगे, कितना बच गया, 461। 29 लड़का है, अभी जो 29 लड़का है ना, उसका जो एज है उसका सम 461 है। यहाँ तक सवाल हो गया ख़त्म। अब बोल रहे एक नया लड़का ज्वाइन किया, बोले ठीक है, नया लड़का ज्वाइन किया, 30, टोटल लड़का कितना हो गया, 30 लड़का हो गया, तो टोटल 30 लड़का हो गया, लेकिन हमको उसके एज के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, कि कितना एज है। ओके, उसी का एज ही पूछ लिया, बताओ, लेकिन क्या दे दिया है, न्यू एज एवरेज। यदि समूह की नई औसत आयु 15.8 है, तो हम फिर से इसमें क्या करेंगे, 15.8 से गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 8 × 24, 15 × 45 2 47, 474। अब हम ये गुना करने तो नहीं बता रहे, ठीक है। तो अभी जो 30 लड़का है इसका औसत उम्र 474 आ गया, टोटल एज। और जो इससे पहले था उसका एज कितना था, टोटल 461। तो ऐसा क्या, इस लड़के का उम्र कितना होगा, 13 साल ही होगा, क्योंकि पहले 29 लड़का था, उसका टोटल एज 461 था, टोटल एज का सम सबका। अभी एक लड़का आया, उसके बाद टोटल एज 474 हो गया, तो उस लड़के का उम्र ऑब्वियसली 13 साल होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन भी इसमें नहीं होता कुछ खास, बस आपको करना है, सवाल पढ़ना है और कर देना है। अब है मिक्सचर वाला क्वेश्चन, थोड़ा परसेंटेज और मिक्सचर ऐसा, ये भी आसान है। 20 लीटर का मिक्सचर है, बोल रहे 30% अल्कोहल है और 70% पानी है। ये नॉर्मली परसेंटेज 100 लेके चलते हैं, 30% वाटर है तो 70%, सॉरी
30% अल्कोहल है, 70% वाटर है। तो 20 लीटर का 30% कितना हो जाएगा, 6, और बाकी क्या बचेगा, 14 लीटर पानी। ठीक है, सिंपल। यहाँ तक सवाल हो गया ख़त्म। इतना में इतना परसेंट अल्कोहल, इतना परसेंट पानी, तो हम बता दिए कि कितना पानी कितना अल्कोहल। अब बोल रहे हैं 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू मिक्सचर। 5 लीटर पानी मिलाया जाए। मिला दो भैया, पानी क्या है, सब मिलाते हैं। अब ये कितना हो गया, 19 लीटर। मिक्सचर कितना हो गया, 25 लीटर। ऐसा तो नहीं कि पानी मिलाएंगे तो सिर्फ पानी बढ़ेगा, मिक्सचर में मिला रहे हैं ना। तो पहले 20 था, तो 5 लीटर पानी डाले तो मिक्सचर भी 5 लीटर बढ़ जाएगा, 20 से 25 हो जाएगा। अब बोला है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल निकालो, तो हम क्या करेंगे, 19/25 × 100, टोटल 19 है, डिवाइड बाई 25 कर दिए, और इंटू 100 कर दिए परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये कितना आ गया, 76%। बोलो अरे भाई 76 तो ऑप्शन में नहीं है, डी मार दो, डी मार दो। अरे 0.22 मतलब ये 22%, ये 23%, ये 24%, 24/100 मतलब 0.24। ओके, तो 76 तो ऑप्शन में नहीं है, तो डी मार देंगे। अरे भैया वो वाटर का थोड़ा ना पूछा था, वाटर का तो हम निकाले हैं ना, वाटर का पूछा तो वो अल्कोहल का है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। तो चलो कोई नहीं, गलती से हम वाटर का निकाल दिए 76%, तो अल्कोहल का क्या करेंगे, घटा देंगे 100 में से, बाकी जो बचा 24% तो अल्कोहल ही होगा ना, 24% अल्कोहल हो गया। अब अगर डायरेक्ट मतलब गलती से नहीं निकाले होते पानी का, तो हम अल्कोहल का निकालते हैं, 6/25 × 100, ये कितना हो जाएगा, 24%। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप Quiz20 ऐप पर आप टॉपिक वाइज जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, जैसे सिंपल मैथ भी बोल लो, ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक्स देखो, मिक्सचर, प्रोग्रेशन, एवरेज, ब्लड रिलेशन, नाव वाला क्वेश्चन, क्लॉक, कंपोनेंट टेस्ट, डायरेक्शन, फ्रैक्शन। तो इसमें देखोगे कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 7, 5, 8, 10, 4, मतलब कि जितने में आपका वो कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए। अब क्या कि बार बार के क्वेश्चन कर रहे हैं बट फ़ायदा नहीं है ना, मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं, हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तो पढ़ना है, वो भी तो ज़्यादा करना है। ठीक है, तो आपको मन है तो आप इस ऐप पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी फिर से थोड़ा मिक्सर टाइप है, बट इसमें थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस भी मिला दिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं बहुत अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करें। तो देखो, बोल रहे हैं 20% हमको प्रॉफिट चाहिए और कितना पे बेचें। हमसे सवाल में एसपी पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं 20% प्रॉफिट चाहिए। तो हम बोलेंगे उनको तुम सीपी बताओ, हम तुमको यूं खट से बता देंगे कितना एसपी करना है। हम बोल देंगे तुमको सीपी 120 रुपया है। तुम बोलोगे ठीक है, 120 का 20% कितना होता है, 24। 120 में 24 जो रहेंगे, बोलेंगे 144 में बेच दो। बोले बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन हमको सीपी तो पता ही नहीं है, सीपी निकालने के लिए ये ताम तराम दिया हुआ है, इतना मिला दो, इतना ये कर दो। मिला देते हैं भैया, जो सवाल में दिया वो कर देते हैं, मैथ खत्म। तो 60 किलो चीनी है, 30 रुपये वाला। 90 किलो चीनी है, 40 रुपये वाला। ये कितना रुपये का है, 1800 रुपये का है। ये कितना रुपये का है, 3600 रुपये का है। टोटल कितने रुपये का है, 5400 रुपये का है। टोटल कितना केजी हो गया, 150 केजी हो गया। 150 केजी का दाम 5400 रुपया है, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 5400/150, 15 या 45, 15×6 = 90। 1 केजी का दाम हो गया 36 रुपया। देखो, जितना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा है, लेकिन गलती ना हो जाए तो इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो 1 किलो चीनी का दाम हो गया 36 रुपया। ओके, तो वही बोल रहा है कि किस रेट से बेचना है। रेट मतलब 1 किलो चीनी को आप किस रेट से बेचोगे, आपको 20% प्रॉफिट होगा। तो किस रेट से बेचेंगे, 36 रुपया 1 किलो चीनी का दाम अभी हम खरीदे हैं, ठीक है, मतलब जो मेरे दुकान में वो इसके रेट पर है। अब हमको इसको बेचना है ताकि 20% प्रॉफिट हो। तो कुछ गलती तो नहीं हो गया, चलो मैं 36 का 20%, एक किलो कितना,
36 इंटू 2 72, 72 10, 7.2। तो 7.2 रुपये हमको प्रॉफिट कमाना है। तो 36 प्लस 7.2 कितना आ जाएगा? 43.2। समझ में आया ना? दोनों सेम है क्या? सी और डी, सी और डी सेम है, चलो कोई नहीं, सी इसको कुछ और कर देते हैं, 44। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है ओके वेन डायग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल हर एग्जाम में आता ही आता है। तो कभी 2 वाला कभी 3 वाला, इसमें 2 वाला ये आसान है। तो इसमें क्या है, बेस टीचर है जो मैथ पढ़ाता है या फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक है, मतलब टोटल बेस टीचर है। वो कंपलसरी है कि या तो फिजिक्स पढ़ाएगा या मैथ पढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि खाली बैठा रहेगा। टीचर है, कुछ पढ़ाना पड़ेगा। 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं। तो आपको बोल दिया कि भैया 12 तो मैथ पढ़ाता है, और 4 जो है कि दोनों पढ़ाता है। स्कूल में टीचर तो है नहीं, कम टीचर है, तो एक टीचर को ही दोनों सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। तो मैथ और फिजिक्स दोनों। बट अभी बिहार सरकार ऐसा नौबत नहीं आने देगा, सब सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होगा। 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स? तो इसका सिंपल है, इसका वेन डायग्राम ऐसे क्या करते हैं, बनाते हैं। अभी 2 है तो 2 सर्कल बना लेते हैं, एक को फिजिक्स लिख देंगे, एक को मैथ लिख देंगे। तो हमको टोटल पता है कि 20 है, ठीक है। और लिखा है कि 12 जो मैथ पढ़ाता है, तो 12 मैथ पढ़ा दिया। 4 दोनों पढ़ाता है, 4 दोनों पढ़ा दिया। बहुत बढ़िया। देखो, ये सवाल करने का बहुत तरीका होता है। एक तो सेट का फॉर्मूला से होता है, वो हम अभी उतना समझ में नहीं आएगा, तो हम फिगर से समझाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है मैथ 12 टीचर पढ़ाता है और 4 दोनों चीज़ पढ़ाता है। तो सिर्फ कितना टीचर है जो मैथ पढ़ाएगा? 8 टीचर। बोलो कैसे? 12 टीचर था जो मैथ पढ़ाता है, 4 टीचर है जो दोनों पढ़ाता है। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा जो सिर्फ मैथ पढ़ाता है। 4 दोनों पढ़ाता है। अगर एक स्कूल में 20 टीचर है और हम बोल दें कि 12 टीचर मैथ पढ़ाता है, हम ये तो नहीं बोल रहे कि जो 4 टीचर है जो मैथ पढ़ाता है उसके बारे में बोलेंगे ना कि वो मैथ पढ़ा रहा है। ऐसा तो बोलें कि वो फिजिक्स पढ़ाता है और मैथ दोनों पढ़ाता है, तो उसको ये तो नहीं बोल देंगे कि वो मैथ नहीं पढ़ाता है, मैथ तो पढ़ा ही रहा है, ठीक है। तो सबसे आसान यही तरीका है, थोड़ा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 बोल दिया मैथ पढ़ाता है, 4 दोनों पढ़ाता है, तो सिर्फ मैथ कितना पढ़ाता है? 8। अब क्या बच गया? 8, 8 4 12, 12 8 20। हमको 20 टीचर पुराना है ना टोटल। 8 तो मैथ पढ़ाता है, 4 दोनों पढ़ाता है, बाकी बच गया 8। 8 फिजिक्स पढ़ाता है, 8 आंसर मार दिए। बट नहीं, 8 फिजिक्स पढ़ाता है, सिर्फ 8। और बाकी 4 जो है वो भी तो है जो दोनों पढ़ाता है। तो 8 प्लस 4 12। 12 फिजिक्स पढ़ाता है, 12 मैथ पढ़ाता है, और 4 दोनों पढ़ाता है। तो 12 प्लस 12 24। देखो 20 कैसे आएगा? 12 टीचर है जो मैथ पढ़ाता है, 12 टीचर है जो फिजिक्स पढ़ाता है। अब 4 टीचर उसमें ऐसा है जो दोनों पढ़ाता है, तो उसको घटा दो, क्योंकि ये 4 टीचर इसमें भी चला गया, ये 4 टीचर इसमें भी चला गया, तो वो 2 बार ऐड हो गया, ठीक है। तो 24 माइनस 4 मतलब 20। तो यही फॉर्मूला सेट में यूज़ करते हैं। सेट तो उसमें क्या बोलते हैं कि यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का और मैथ का दोनों का यूनियन करो, यूनियन का सिंबल होता है ऐसे, और घटा दो पी यूनियन एम को, पी इंटरसेक्शन एम। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। फिजिक्स वाला और मैथ वाला, फिजिक्स वाला का कोचिंग हो गया, ठीक है। इसको यूनियन करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, और माइनस इसको ये वाला पार्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में चला गया। एक बार इस सर्कल में चला गया, एक बार इस सर्कल में चला गया, तो एक बार हम माइनस कर देंगे, तो ठीक है। तो ये तो हमको दिया हुआ 4, और ये हमको टोटल कितना आ जाना चाहिए? 20, क्योंकि ये 20 चेंज नहीं है टोटल टीचर, ये कितना होगा? 24। तो हमको मैथ दिया हुआ था 12, 12 गणित पढ़ाते हैं, मैथ तो 12 दे दिया, तो फिजिक्स कितना होगा? 12, तभी तो ये 24 आएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो फिगर बना के जैसे हम कि वैसे कर सकते हो। फिगर बनाए, ये 12 था मैथ, ये 4 था, तो हम बोले सिर्फ मैथ कितना पढ़ाएगा? 8, ठीक है। ये जो 12 लिखे हैं ना, ये पूरे सर्कल का है। अब जो 8 लिखे हैं ना, इस पार्ट का, ठीक है ना। और ये 4 कॉमन,
मतलब दोनों पढ़ाता है। 8 सिर्फ मैथ पढ़ा रहा है, 4 दोनों पढ़ा रहा है, तो 8 4 12 हो गया। अब इधर क्या लिखेंगे, जो 20 आ जाएगा, टोटल 20 पुराना है ना, 8 4 12 8 20। अभी देखो फिजिक्स 8, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, सिर्फ फिजिक्स 8 पढ़ाता है, और 4 जो महान टीचर हैं दोनों पढ़ाते हैं। तो 8 4 12, 12 फिजिक्स पढ़ाता है, 12 मैथ पढ़ाता है, और -4, क्योंकि ये 4 टीचर जो इसमें भी चला गया, 4 टीचर इसमें भी चला गया। ठीक है, तो 12 12 24 -4 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब 3 वाला करते हैं तो ये और ये, तो ये वाला जो है ये कॉमन कर देते हैं। ठीक है, अब ये मान लो फिजिक्स है, ये मैथ है, ये केमिस्ट्री है, तो ये वाला फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों, फिजिक्स मैथ दोनों पढ़ाएगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाएगा, ये मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाएगा। तो अब इस सर्कल को देखो, इस सर्कल में अगर बोलेगा कि सिर्फ मैथ कितना पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये कोई ये सर्कल है, ये टोटल मैथ का है। तो सिर्फ मैथ के लिए हमको इसको भी घटाना पड़ेगा, इसको भी घटाना पड़ेगा, इसको भी घटाना पड़ेगा, तो सिर्फ मैथ का आएगा। ठीक है, तो 3 वाले में 3 सर्कल बनाना है, 2 वाले में 2 सर्कल बनाना है, और उसी के हिसाब से सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्वेश्चन टेप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक ये है। आप PDF अगर आपके पास रहेगा तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर क्वेश्चन टेप सर्च कर सकते हो। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस समानांतर श्रेणी। इसको क्या क्या होता है, इसमें एक सीरीज होता है प्रोग्रेशन श्रेणी, जैसे 1 3 5 7 9, इस तरह से। इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है इस पैटर्न में? सही दिख रहा है, दोनों के बीच में 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, मान लो 3 का डिफरेंस होता है, 1 4 7 10, तो उसको बोलते हैं क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं क्या उसको? समानांतर श्रेणी। देखो नाम ही है समानांतर, मतलब इसमें 3 का अंतर है तो इसमें 3 का अंतर होना चाहिए, इसमें 3 ऐसा है तो हम उसको बोल देंगे समानांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर यहाँ 3 का होता है, यहाँ 5 का होता है, यहाँ फिर से 3 का होता है, तो इसको हम नहीं बोलते। ठीक है, समानांतर होना चाहिए सब में, एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तो हमको डी तो हमको रखना ही रखना है, तभी तो सीरीज का पता चलेगा। अगर आप बोल दो एक 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 एक, ये भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी तो श्रेणी है, इसका डी कितना होगा? 0। ओके, तो डी तो रखना ही है। अब इसके लिए एक वो होता है कि पूछ लेगा आपसे ये वाला टर्म, जब आपको सीरीज पता है, जैसे 1 3 5 पता है, आपको बोल देंगे इसका 5वां टर्म बताओ, ये चौथा है, ये 5वां है, तो आप बोलोगे अच्छा 2 2 का डिफरेंस है, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। हम बोलेंगे ठीक है, सही जवाब। अब ऐसे करते करते आपको बोल देंगे 101वां बताओ, आप तो फिर लिखने बैठ जाओगे, 2 9 2 + 2 11 11 2 13 13 2 15 ऐसे करके। ठीक है, तो उतना आसान नहीं है, उतना चीज़ लिखना है, तो इसलिए एक फॉर्मूला इसका होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, जो पहला पद भी हिंदी में, इसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, एक तो डी हो गया और एक ए हो गया, इसमें ए क्या है 5 और डी क्या है 6, 5 6 11 11 6 17। ठीक है, और जब आपको दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, तो आपको पक्का है कि ये डी से एम ही होगा। डी 6 हो गया, ए 5 हो गया। ओके, अब चलो ये वाली सीरीज है, अब हमको बताना है फोर्थ टर्म। तो एक बार इसको ध्यान से समझ लेंगे ना, तो आपको आगे का कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो ये फोर्थ टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म 7 कैसे आया? पहला फर्स्ट टर्म फर्स्ट था प्लस, अब ऑब्वियस है कि इसमें कुछ प्लस करेंगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा। क्या प्लस करेंगे? 6। 6 कैसे आया? डिफरेंस क्या है इसका? 2। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 3। अच्छा, मतलब 3 बार हम दो दो जोड़े होंगे तो फोर्थ टर्म पे पहुँचे होंगे। बहुत सही है। अगर बोलेंगे थर्ड टर्म निकालने, तो हम 2 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, 1 बार जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे। फोर्थ टर्म निकालने बोलेंगे तो आप 3 बार जोड़ दोगे। फिफ्थ टर्म निकालने बोलेंगे तो आप 4 बार जोड़ दोगे। मतलब जितना जोन जोन सा टर्म निकालने बोल रहे हैं आप, उसमें से एक कम करते हो और उसमें उतने बार आप डिफरेंस जोड़ते जाते हो।
तो फिफ्थ टर्म बोल रहे हैं तो आप 4 बार डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी किस में किए, ये फर्स्ट टर्म जो भी आपका फर्स्ट टर्म है नॉर्मली उसको ए से बोलते हैं, इसमें किए। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन के आता है, क्या बन के आता है, ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है, जो भी आपको टर्म निकालना है, nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म आपको निकालना है, n पद, तो n माइनस वन इंटू डी। ये देखो अब जैसे n यहाँ पर 5 है, हमको फिफ्थ टर्म बताना था, 4 बार हम डी को जोड़े तो ये क्या हो गया 4d। 4 को लिख सकते हैं ना 5 माइनस वन इंटू डी, और ये फर्स्ट टर्म तो है ये। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, आसान भी, नहीं तो आप एक बार बना लोगे तो आपको खुद भी दिख जाएगा। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब पता नहीं ऐसा ही ये कैसे मतलब मेंस में आता है कि नहीं आता है, बट अगर आपको एक दो क्वेश्चन बाहर से भी पता है तो आप आपके लिए अच्छा है। ठीक है, दूसरे एग्जाम में तो पक्का ही पूछेगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये फॉर्मूला याद रखेंगे लेकिन यही नहीं पता रहेगा कि ए हम फर्स्ट टर्म को बोलते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, एन आपको निकालना है, एन टर्म, टर्म नंबर दिया हुआ है, और डी कॉमन डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस। तो अब इस फॉर्मूला यूज करके हम बताएंगे इसका आंसर 101। एन क्या होगा ये, ए क्या हो गया 5, डी क्या हो गया 6, तो सबको रख देते हैं। ए 5 प्लस एन माइनस वन कितना हो गया 100 इंटू डी कितना है 6, तो 5 प्लस 600, 605। बहुत आसान है, एक फॉर्मूला याद रखना है, वो भी बता दिए कैसे आया। ठीक है, अब है कि वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन है, इसका सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा वैल्यू एक्स का रखेंगे तो ये मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो हम बोलते हैं ऑप्शन रख के देख लो, 3 ऑप्शन है, तीनों रख के देख लो। हम बोले बहुत बढ़िया, 1/3 प्लस 1/y इक्वल टू 8, 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 12, 1/z प्लस 1/x क्या रखे थे 3 इक्वल टू 10। देखो कि इसको सॉल्व करने में थोड़ा मतलब अच्छी लगेगा, तो हम ये वाला ऑप्शन नहीं लेते हैं अभी। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हमको एक्स नीचे रखना है, एक्स नीचे रखना है तो हम ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, ताकि ये मतलब ये वाला भी नहीं लेंगे, ये तो और टफ हो जाएगा सॉल्व करना। हम ये वाला एक बार लेके बस देखते हैं कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो गया तो अच्छा है, नहीं तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। तो 1/1/3 मतलब 3। अब 1/y क्या हो जाएगा 5, तभी तो 8 होगा। अगर इसको 8 करना है तो 1/y क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 1/y अगर 5 है तो 1/z क्या हो जाएगा 7, तभी तो 12 होगा। 1/z अगर 7 है, 1+1/x को क्या होना चाहिए 3, हम 3 रख के चले थे तो 3 आ गया प्लस 10। तो मेरा जो मानना था कि x 1/3 है वो सही हो गया। ठीक है, एक तो ये आप ऑप्शन देख के जल्दी जल्दी कर सकते हो, और मोस्टली ऐसे केस में सही हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में तो ये नहीं है मोर देन वन, मतलब ज़्यादा अगर वो हो तो आपको फिर सॉल्व भी करना चाहिए। तो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन का क्या है कि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो आप दोनों का पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8, 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 12। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, ये कट गया। 1/x माइनस 1/z इक्वल टू 8 माइनस 12 कितना होता है -4। ठीक है, एक ये हो गया। अब उसी तरह से 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 12, 1/z प्लस 1/x इक्वल टू 10। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों करें, ताकि ये दोनों कट जाए। अगर मान लो कि हम जोड़ेंगे तो फिर तो जोड़ेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों रहेगा,
ठीक है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1/y प्लस सॉरी माइनस ये 12 माइनस 10 2। ठीक है, ओके। तो एक ये आ गया, फिर से हम इसको करेंगे तो फिर वाई जेड में आ जाएगा। तो ये मेथड सही नहीं है, हमको तो सही लग रहा है, ऑप्शन रख के चेक कर लो, बट सॉल्व भी करना है तो ठीक है। ये दोनों आ गया, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देंगे तो क्या होगा, ओके जोड़ देंगे तो 1/y माइनस 1/z इक्वल टू -4 + 2 -2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इसको मतलब लिख नहीं रहे हम, चलो लिख ही देते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन एक ये इक्वेशन, तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 2, 1/x माइनस 1/z इक्वल टू -4। तो दोनों को अगर हम घटा देते हैं सॉरी जोड़ देते हैं, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, जोड़ रहे हैं। ठीक है, 1/y माइनस 1/z इक्वल टू 2 - 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2। ठीक है, ये आ गया। अब इसका काम भी हो सकता है, तो ये आ गया। अभी देखो 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 12, ये सवाल में दिया हुआ इक्वल टू 12। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जेड ये वाला कट जाएगा, 1/y ये प्लस 1/y 1/y प्लस 1/y इक्वल टू क्या हो गया, 12 और -3, 12 और -2 क्या हो गया, ये दिख रहा है ना, 12 और -2 दोनों को जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2/y इक्वल टू 10, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/10 मतलब 1/5। अब अगर y आ गया 1/5 तो आप x निकाल सकते हैं ना, 1/x प्लस 1/y 1/y ही रखते हैं, 1/y क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 8। तो 1/x क्या हो जाएगा 8 - 5 3, x का हो जाएगा 1/3। आपको इतना लंबा सॉल्व करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। और सॉल्व ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं, तो माइनस माइनस होकर कटते कटते हमको बाद में सब वैल्यू मिल जाता है। तो इसलिए हम शुरू में बोले थे कि ऑप्शन रख के करने में बड़ाई है। तो अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, 14 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एकदम अच्छे से। तो 15वां नंबर सवाल है, 15th नंबर है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ये फिर से एक अलग टॉपिक है। हम बोल रहे थे शुरू से कि हम कोशिश करें कि ऑलमोस्ट बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाए। तो SI का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मिश्रधन नहीं, मूलधन, मूलधन गुना दर गुना समय अपन मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। ये क्या होता है, ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो ऐसा इक्वल टू P/R/T, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसमें देखो कि दो चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, मतलब सॉरी 4 चीज़ है, P/R/T और SI, 4 में से 3 चीज़ दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा। हमको वो चीज़ निकालना है फॉर्मूला में रख के। तो देखो 50% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 5 ईयर्स इन एट सिंपल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है, 5 वर्षों में एक राशि 50% की वृद्धि होती है। मतलब अगर हम आपको दिए थे 1000 रुपया कर्ज दिए थे और 5 साल बाद आप हमको 1500 लौटा रहे हो, इसका मतलब है कि 5 साल हमको ब्याज दे रहे हो, तो 50% का वृद्धि हो गया। तो इसका मतलब है कि जो भी ब्याज है वो मेरा जितना, अगर हम आपको 1000 दिए थे
तो ब्याज कितना हो गया 500, मतलब आधा हो गया। ठीक है, तो ये अगर पी है तो इंटरेस्ट कितना है P/2। ये चीज़ समझ में आ रहा है। 50% की वृद्धि होती है। तो 50% का वृद्धि कब हुआ? हम आपको 1000 रुपया दिए, आप हमको 500 रुपया ब्याज दे रहे हो। ठीक है, और ये मूलधन तो दोगे ही दोगे। 5 साल के बाद आप हमको 500 ब्याज दे रहे हो, आप हमको दे रहे हो 1500। तो मेरे में कितना वृद्धि हुआ? 50% का वृद्धि हुआ ना, 50% का इंक्रीज हुआ, तो वही दिया हुआ। तो पी की जगह पे पी रखेंगे, इंटू आर। आर दिया है कहीं? नहीं दिया। और टी समय दिया है 5 साल, 5 years अपॉन 100। और ऐसा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा P/2। कोई दिक्कत नहीं है, पी कट गया और आर आ जाएगा आपका 50/10। और रेट हो गया आपका 10%। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब रेट निकल गया ना, तो वही अब पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 रुपया है, टाइम दिया है 3 साल, और रेट दिया हुआ है 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो अब आपका ये काम है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो और उसमें निकालो, और इसका आंसर ए दिया हुआ है, बट आपको सॉल्व करना है। तो 12,000 प्रिंसिपल है और रेट है 10%, जो कि इससे निकाले हैं, टाइम 3 years। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, आप उस पर आराम से रख के कर सकते हो। इसका लिंक हम वीडियो में भी डाल देंगे कमेंट में। तो देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है। ये क्वेश्चन भी हम देखे बहुत सारे पेपर में पूछते हैं, जिसमें भी मैथ्स का क्वेश्चन आता है, बेसिक मैथ्स, उसमें ये भी पूछते हैं। इसका दो तरीका है। एक तो है कि आप इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में। ठीक है, और दूसरा है कि अगर आपको भाग देने में दिक्कत है, डेसिमल में कन्वर्ट करने में दिक्कत है, तो आप इसको एक कॉमन डिनोमिनेटर में कर लो। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं हर। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? अंश, नुमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो नुमरेटर अपन डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, भिन्न। तो अब नीचे वाले को सेम कैसे करेंगे? इसमें 18 है, इसमें 36 है, इसमें 45 है, इसमें 60 है। तो ऐसे कैसे जरूरत है लघुत्तम का एलसीएम। तो सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो हमको पता है कि एलसीएम इसका आएगा 180, क्योंकि 18 से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है, 45 से भी कट रहा है, 60 से भी कट रहा है। नहीं आता है आपको तो आप एलसीएम ले लो, जैसे भी लेते हो। ठीक है, अभी हमको पता है कि इसका एलसीएम 180 है। एलसीएम जल्दी निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि किसी भी एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 60 है, इसका टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 60 का 60, 120, 120 देखेंगे इससे नहीं कट रहा, 180 देखेंगे सबसे कट रहा है, तो हम 180 कर लिए। अगर आपको प्रॉपर एलसीएम निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। तो अब देखोगे 13/18 को 180 लिख देंगे। अब बोलोगे कि 18 को 180 लिख दिए, तो भैया ऊपर भी हम 10 से गुना कर देंगे। इसको आप काटोगे तो 13/18 ही तो होगा। अगर हम नीचे 180 कर रहे हैं तो ऊपर भी तो 0 से मतलब 10 से गुना करेंगे। अब सेम 29/36 था, इसमें 5 से गुना करेंगे तभी तो 180 होगा, तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे, है कि नहीं? सिंपल। इसी तरह 41 इंटू कुछ तो करेंगे, 45 गुना 4 करेंगे तो 180 होगा, तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे। 51 इंटू 3 अपन 60 इंटू 3। तो नीचे वाला सब क्या है? 180 है। अब आप आराम से चेक कर सकते हो कि जो ऊपर में बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, मतलब छोटा वाला पहले आएगा, बाद में बड़ा वाला आएगा। तो अभी आप देख सकते हो ये कितना हो गया 130, ये कितना हो गया 945 के 5 बाकी 4, 5 9 14, 145। ये कितना हो गया 164, ये कितना हो गया 5 से 15 और 153। तो देख सकते हो कि ये वाला सबसे छोटा है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, फिर ये वाला है, 1 2 3 4। तो 51/60 3 नंबर पे है। ये 41/45 4 नंबर पे है, मतलब ये नंबर आंसर। ठीक है, ये तो हो गया जब हम डिनोमिनेटर को सेम कर दिए। अभी हम भाग भी दे सकते हैं, 13/18
13/18 को लिख सकते हैं 0. ये 130 हो गया, 18 से 126, फिर 4, 18 दूनी 36, 2 पॉइंट तक लेके देखते हैं, 2 पॉइंट तक मोस्टली हो जाता है। उसके बाद 29/36। अब ये थोड़ा टफ हो जाता है कि हम इसको भाग कैसे दें। कोई नहीं, 290, 7, 8, 3, 8 से 48 का 8, बाकी 4, 8, 24, ये 8 हो गया। ठीक है, फिर बचा 0, मतलब ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद है 41/45, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 9×45, 9×36, 9 से कटेगा 8, 8×5 = 40, 8 से 36, 4, 8×32, 4, 36, 360, 50, 500, 8×48, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और फोर्थ वाला 51/60, ये 0 पॉइंट लगते हैं 51/60, नहीं, 8×48 और ये 5, ठीक है। सबसे बड़ा ये वाला है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, तो डेसिमल से भी आ गया। लेकिन अगर आप जल्दी, आपको जो भी जल्दी लगता है, अगर आप जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हो सेम, सबको सेम फ्रैक्शन में, अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो तो डेसिमल में कर लो, ताकि मतलब एक कॉमन पैटर्न रखना है, कॉमन, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। देखो ये 2 मॉक टेस्ट है असाइनमेंट्स के लिए भी, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो ऐप पे। फिर से थोड़ा रीजनिंग का सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन हो भी जाएगा पढ़ते पढ़ते। A man fills a basket with eggs in such a way that the number of eggs added on each successive day is the same as the number already present in the basket। मतलब अगर आज 2 है तो अगले दिन 2 ऐड करेंगे, तो अभी ये 4 हो गया, तो अगले दिन 4 ऐड करेंगे, फिर अगले दिन अब ये 8 हो गया तो अगले दिन 8 ऐड करेंगे। मतलब बोल रहे हैं कि जितना भी प्रेजेंट है उतना ऐड करना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक आदमी एक टोकरी को अंडों से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन में, क्रमिक मतलब सक्सेसिव डे, नेक्स्ट डे, जोड़े जाने वाले अंडों की संख्या टोकरी में पहले से मौजूद अंडों की संख्या के समान होती है। ठीक है, इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। तो बोले कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भर गई। तो अगर 24 दिन में पूरा भर रहा है तो 23 दिन में आधा भरा होगा, है कि नहीं। जितना यहाँ पे जैसे मान लो कि टोकरी में 100 अंडा भरना था, तो 24 दिन में 100 अंडा भर गया, तो 23 दिन में 50 भरा होगा ना, तभी तो अगले दिन 50 भर के 100 हो गया, है कि नहीं। अभी 22 दिन में कितना भरा होगा, 25, तभी तो अगले दिन 25 ऐड हुआ और ये 50 हो गया। बोला ना जितना पहले से था उतना ऐड हो गया, 25 पहले से था, यहाँ तक बेचारा एक दो कुछ ऐड करके 25 तक पहुँचा, और फिर अगले दिन ये 25 ऐड कर दिया, 50 हो गया, फिर अगले दिन 50 ऐड कर दिया, 100 हो गया। तो बोला भैया 24वां दिन आपका पूरा भर गया। तो अब देखो कि बोल रहा है 1/4 किस टाइम भरा था, तो फूल होने में लगा इसको 100 अंडा, तो 1/4 मतलब 25 अंडा। कौन सा दिन था वो, 22वां दिन था। पूछता कि आधा के कब हुआ था, तो जस्ट एक दिन पहले, 23वां दिन। ठीक है, सिंपल था, सवाल पढ़ने से हो जाएगा। यह है रेशियो प्रोपोर्शन, कि 3 साल पहले इतना था, 5 साल बाद इतना हो जाएगा, तो अभी का बताओ, या अभी इतना है, 3 साल पहले इतना था, तो बात का बताओ। मतलब एक पैटर्न है, एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। तो रेशियो जब भी दिखता है तो हम क्या करते हैं, मेरे दिमाग में क्या आता है, 5 9 है तो इसको 5x 9x कर देते हैं। ठीक है, रेशियो मतलब क्या है कि मान लो उसका एज 45 था और इसका नीचे वाला का 36, नहीं 20 था और इसका 36 था, इसका रमेश और सुरेश का। तो इसको 5 से काटे 4, क्या करें, 4 से काटे 5, 36 काटे 9। ठीक है, तो ये रेशियो, रेशियो मतलब सबसे लोवेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन का, उसको आप उससे ज़्यादा नीचे नहीं ले आ सकते। ठीक है, तो एक यहाँ पर कॉमन था 4, 4 से काटे तभी तो ये 5/9 आया था, तो जो x का वैल्यू ना ये 4 आ जाएगा। तो हमको पता है कि एक ऐसा कोई संख्या है जो दोनों तरफ से हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि एक संख्या है जो
दोनों ऊपर नीचे काटा था तो ये बन के आया था, तो इसलिए हम एक्स से गुना कर देते हैं दोनों साइड। तो ये 5x हो गया, ये 9x हो गया। इसी तरह ये 3x हो जाएगा। हम एक्स ले रहे हैं, आपका माने वाई ले लो, आपका माने जेड ले लो, आपका माने ए ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। तो 3 साल पहले ये था, अभी अभी प्रेजेंट चल रहा है। 3 साल पहले मतलब -3, इसका एज का रेशियो था 5x और 9x। बोल रहा है 5 साल के बाद +5 ईयर्स, इसका रेशियो हो जाएगा 3x और 5x। तो कितना साल का गैप हो गया? 8 साल का गैप हुआ ना, है कि नहीं? 3 साल पहले ये था और 5 साल बाद ऐसे हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि मान लो दोनों का सम उस टाइम जितना था एज का सम, और अभी एज का सम में, अभी एज का सम करेंगे तो जैसे मान लो अभी यहाँ पर 100 एज का सम था, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 116 ही तो होना चाहिए ना, दोनों में 8-8 साल बढ़ गया। अभी हम 10 साल के हैं, मेरा भाई 5 साल का है। 8 साल के बाद दोनों का एज कितना होगा? मेरा एज 18 होगा, उसका एज 13 होगा। तो दोनों का एज सम करेंगे तो 31 आएगा, और उस अभी 15 साल है। तो दोनों का एज में डिफरेंस, मतलब दोनों का एज जो जोड़े, तो अभी का एज में कितना डिफरेंस है? 16 ही तो है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझना है, 3 साल पहले और 5 साल बाद, तो 8-8 हो गया। तो मुझे नहीं पता 101 नहीं है, वो हम बस ऐसे रख दिए, बस दिखाने के लिए आपको कि 16 साल का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 14x, ये हो गया 8x। तो 14x + 16 = 8x। कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? हाँ, हम इसको थोड़ा गलत डायरेक्शन में लिए, तो कोई नहीं, यहाँ तक ठीक है। पहले मतलब 3 साल पहले जिसका रेशियो ये था, ठीक है। तो अभी इसमें 8 जब ऐड करेंगे, 3 साल पहले था और अभी प्रेजेंट से 5 साल बाद, मतलब टोटल 8 साल। ये कितना हो जाएगा? 5x + 8। ये कितना हो जाएगा? 9x + 8। अब बोला है कि उसका रेशियो 3:5 होगा, तो ये जो रेशियो है ये कितना हो जाएगा? 3:5, यही तो बोला है। तो 5x + 8 अपॉन 9x + 8 = 3/5। ये ऐसे लेके इसमें कोई दिक्कत है? ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो है, ये मेरे इसके हिसाब से आया और ये सवाल में दिया था, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 25x + 40 = 27x + 24। तो उसको उधर ले गए 2x, इसको उधर लाए 16, 16 = 2x, x = क्या आ गया 8। तो 8 से गुना कर देते हैं, तो 40 और 72 हो गया। आपको दोनों चीज़ें ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आंसर एक में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 साल पुराना है, ठीक है, ये 3 साल पुराना है। अभी का परसेंटेज क्या होगा? 3 साल दोनों में ऐड कर दो, 43 और 75, ये भी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब करें ना, तो आप थोड़ा ध्यान दें कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। और सुरेश का एज पूछा है, तो रमेश और सुरेश का रेशियो होता है, सुरेश बाद वाला है, सुरेश ये वाला है, ठीक है। तो 75 ईयर्स, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा देखना था ये चीज़, एक तो एक्स से गुना करते हैं वो तो आपको पता ही होगा, और ये ध्यान देना था कि 3 साल पहले और 5 साल बाद, मतलब 8 साल का गैप है। तो जो रेशियो उस टाइम था उसमें दोनों साइड में 8 जोड़ दिए, तो इधर जो है इधर जो है दोनों का रेशियो वो सवाल में दिया है 3:5 है, ठीक है। ये किए, फिर सॉल्व किए, फिर एक्स आया, और ध्यान दिया कि वो 3 साल पहले का एज निकाले हैं, हमसे पूछा है परसेंटेज, ठीक है। तो 3 ऐड किए, और सुरेश का पूछा है तो सुरेश वाले में टिक मार दिए। ओके, तो आप देख रहे हो कि हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो अगर आप ऐप पे करना चाहते हो प्रैक्टिस तो कर सकते हो, ठीक है। अब 2 सवाल बच रहे हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय दिस, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे विभाज्य है। तो हमको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होता है, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि कौन सा इस 4 नंबर से कटेगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम क्या मतलब जो प्रोसेस है, इसका एलसीएम निकालो 15, 25,
40, 75। तो जैसा कि हम बताए थे कि हम इसका गुना करते रहते हैं, 75 फिर 150, 150 इससे नहीं कट रहा, 225 भी इससे नहीं कटेगा क्योंकि ये लास्ट में जीरो है तो जीरो वाला ही कटेगा, तो 300 भी नहीं कटेगा। फिर क्या होता है, 600, 600 कट जाएगा। 600 पहले भी कुछ आएगा, 450, वो इससे नहीं कटेगा, तो 600 ही कटेगा। तो 600 इसका एलसीएम हो जाएगा ये। अब इसका एलसीएम 600 है लघुत्तम, मतलब कि अगर जैसे कि चलो छोटा सा समझते हैं कि 2 और 3 है, ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, 6 है। तो अभी हम 6 का जितना भी टेबल पढ़ेंगे, 6 का 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, फिर 36, तो ये देखोगे कि ये 6 से तो कटेगा, 2 और 3 से दोनों से कटेगा, क्योंकि जो 6 से कट रहा है वो 2 और 3 से तो कटेगा ही, क्योंकि 6 खुद 2 और 3 से कट रहा है, समझ रहे हो। तो ये जो हम एलसीएम निकाले हैं ना 600, ये इस चारों से तो कट रहा है, 600 होगा तो सही ना, ठीक है। तो ये 600 इस चारों से कट रहा है, तो अब 600 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 1200 ले लो, 1800 ले लो, 2400 ले लो, ठीक है, तो सभी इससे कटेगा श्योर। अब हमको सवाल में क्या है कि 4 अंकों का बड़ी संख्या ढूंढना है जो कि इन चारों से कटे, तो हम बोलते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे कट जाए वो इस चारों से भी कट जाएगा। तो अभी आप ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा अब तक कि 9600 आंसर होगा, क्योंकि वो 600 से कट रहा है। ओके, बट अगर हम ऐसे निकालें, नहीं दिया है ऑप्शन, हमसे ऐसे ही पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 600 से भाग देंगे इसमें, ठीक है, भाग देते रहो, तो आपको जो है कि 399 रिमाइंडर आएगा और इधर 16 आएगा, ठीक है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा ना आप उसको घटा दो, तो भाग दे ही देते हैं, 600, 3999, एक बार में कट गया, अब 6 6 4 3600, तो अब तो नहीं कटेगा ये। तो अब देख रहे हो कि इस संख्या में इससे भाग दिए तो इतना शेष बचा। अब जैसे 6 से 15 में भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बचा। अब हम अगर इसमें से 3 घटा देंगे ना तो क्या आ जाएगा, 12 आएगा, तो 12 तो 6 से कट जाएगा। तो जितना भी रिमाइंडर आ रहा है, शेष आ रहा है, उसको अगर घटा देंगे उस संख्या से, फिर तो नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा ना। 10 से 25 में भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। अगर हम 25 से 5 घटा दिए तो 20 बचेगा, 20 तो पूरा का पूरा कट जाएगा। ओके, तो यही फंडा है। तो 99 इसमें से आप 399 घटा दो, एक तो ये चीज़ है, या फिर आप सिंपल इस दोनों को गुना कर दो। भाग अगर थोड़ा सा भी बचपन वाला याद होगा तो ये नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको और इसको गुना करते थे प्लस ये करते थे, ठीक है। तो या तो एक तरीका है कि आप इसको और रिमाइंडर को घटा दो, अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप इन दोनों को गुना कर दो। 600 इंटू 16 भी आपका 9600 ही आएगा और ये भी आपका 9600 ही आएगा, ठीक है। कोई भी आपका आंसर, मतलब इससे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये जो है ना एलसीएम निकाल के करने का ये बेस्ट तरीका, और ये करना भी चाहिए। अदरवाइज आप चारों से सारे भाग दे सकते हो और देख सकते हो कि किस में कट रहा है। अगर इसमें कट रहा है तो ये आंसर हो गया, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चारों से देख सब में भाग दे के देखते रहो। तो बेटर है कि एलसीएम निकालो जो कि जल्दी आ जाता है, 600, फिर 600 से भाग दे दो और ये ख़त्म है। अब एक सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, ऐसे तो 2-3 सवाल पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री से बस, बट इसमें एक ही सवाल है। तो देखो हमको ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से ये सबको पता होता है, ठीक है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर थीटा की जगह ए दिया हुआ है, ठीक है, उसका ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, साइन के साथ कुछ भी रखो, थीटा रखो, ए रखो, बी रखो, सब चलेगा। तो ये दिया हुआ है 1 और पूछा हमको ये है। अब ये देख के तो छोड़ने का मन करता है कि क्या दे दिया है, बट हम मेरे दिमाग में भी आया था कि छोड़ दूँ, लेकिन मैंने कहा चलो ये वाला फॉर्मूला हमको आता है, इसका हम यूज़ करते हैं। कुछ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1,
ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना, जैसे ये ट्रायंगल है और ये थीटा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लंबाई परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, बेस मतलब आधार, ये परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस थीटा किसको बोलते हैं? कॉस थीटा बोलेंगे इधर जो है, कॉस थीटा बोलेंगे बी अपॉन पी को। साइन थीटा किसको बोलेंगे? इसको अपोजिट वाला पहले लिखते हैं, पी अपॉन बी को। और टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये पीवाईक्यू में हम देख रहे थे, तो ये सीधा सीधा पूछा है कि किसको कॉस थीटा बोलते हैं, किसको साइन थीटा बोलते हैं। तो ये सब आपका बेसिक है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करते हो तो वो समझ में आता है, बट ये कि किसको कॉस बोलते हैं, किसको साइन बोलते हैं, ये सब तो आप जब भी पढ़ोगे तो ये बेसिक में आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला फॉर्मूला मुझे आता है, तो अब इसको लिखते हैं यहाँ पर साइन ए, और हमसे ये पूछा है तो हम चाहेंगे कि हम हर चीज़ को कॉस में बदलने की कोशिश करें, ठीक है। बदलते बदलते ये चीज़ आ सकता है। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, जो साइन स्क्वायर ए को तो हम कॉस में बदल देंगे, क्या करेंगे? ओके, तो 1 माइनस साइन ए, ओके, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इक्वल टू 1, ठीक है। वही चीज़ हम दोबारा लिख दिए हैं। तो अभी आपको इसको इधर ले गए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सी दिख रहा है, इसको हम किससे लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए से लिख सकते हैं ना। इसको इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए होगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए हो गया, हुआ कि नहीं? ठीक है, बस हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए निकालना है ना। तो देखो आप बोल रहे हो कि ये साइन ए है, कॉस स्क्वायर ए क्या है? साइन ए। ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। जब कॉस स्क्वायर ए साइन ए है तो कॉस की पावर 4 है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये आपको 1 दिया हुआ है, सवाल ही वही है, तो वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, अभी आप इसको थोड़ा और इधर उधर घुमाते फिराते तो उससे भी आपका आ जाता, लेकिन हमको यहीं पे दिख गया कि सवाल हो गया, साइन ए इक्वल टू दिस। तो हम बोले यहाँ पे साइन ए रखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए रखो, और यही चीज़ दिया हुआ, जो दिया हुआ तो वही पूछा है, खाली कॉस को तो हमने बदल दिया है, ठीक है। तो 20 के 20 साल हो गए हैं। आप इसमें ऐप पर प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब पहले ही बता चुके, टॉपिक वाइज देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के ज़्यादा क्वेश्चन है तो। सिंप्लीफिकेशन मतलब ये अंदर में इंग्लिश हिंदी दोनों में है, टाइटल का नाम सिर्फ इंग्लिश में। तो सारे टॉपिक के कुछ कुछ सवाल हैं इसमें, आप एक बार रिविजन करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। कुछ 20 थैंक यू गाइज, अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दें, और ऐप को शेयर करें जितना हो सके, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में, पता ही है। थैंक यू, आप लोग को गुड लक, आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाए, आप कहीं से भी पढ़ो। बाय।